आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 8 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप अपनी स्वेच्छा से उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई भी ऐप का टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन मैं ट्रिक के थ्रू सॉल्व करूं, और अगर जहां पे ज़रूरत होगी बेसिक की वहां पे मैं बेसिक भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत जो रन है वो 42 हैं। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 15 रन बनाए। तो कह रहा है कि सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख लेता हूँ। तो 23 मैचों में इसके द्वारा बनाए गए औसत कितना है, तो 42 के औसत से इतने रन बनाए। अगले 10 मैचों में इसने 15 के औसत से रन बनाए। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ कि टोटल जो पारी है जो कि 33 पारी है इनका औसत पूछ रहा है, तो मैं वेटेज एवरेज का फार्मूला लगा देता हूँ। तो अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालूँ तो सारे ऑप्शन आपके 30 के करीब हैं। तो मैं मान ले रहा हूँ कि इन सब का औसत क्या है, 30 है। ये मैंने माना है, ठीक है। तो ये 42 30 से कितना अधिक है, तो ये 12 अधिक है। कितने पे अधिक है, तो 23 पे अधिक हो जाएगा। तो क्या कर दूंगा मैं, 12 × 23 कर दूंगा, ठीक है। ये जो है वो कितना कम है, तो 15 कम है कितने पे, तो 10 पे। तो कितना कम हो जाएगा, तो 15 दहा में 150 की कमी हो जाएगी। तो मैं देख ले रहा हूँ कि नेट चेंज कितने का आ रहा है। तो इसका गुणा करूँगा मैं, तो 12 × 36 को 6 3 हो जाएगा। 12 दूना के 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। इसमें से 150 घटाऊँगा मैं तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 126 की क्या हो रही है, अभी भी अधिकता हो रही है, क्योंकि ये प्लस में वैल्यू आ रही है। तो 126 कितने लोगों में बढ़ जाएगा, तो टोटल 33 पारियाँ हैं। तो 33 पारियों में इसको बांट दूंगा मैं, तो भाग दूंगा मैं। तो 3 चौक को 12, यानी कि 4 बार तो अधिक चला जाएगा, यानी कि 3 बार जाएगा। तो 3 दशमलव समथिंग करके आएगा। और पहले औसत मैंने 30 माना था, अब 3 अधिक आ रहा है, इसका मतलब 33 दशमलव समथिंग करके आएगा। और 33.82 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या आपको दी गई है, कह रहा है कि निम्न में से किससे विभाज्य है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताने हैं। तो देखिए इसके लास्ट में अगर मैं देखूं तो लास्ट में 7 दिया है, तो इसका मतलब 5 से तो विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 5 से विभाजितता का नियम ही कहता है कि जिसके लास्ट में 0 और 5 हो वही 5 से विभाजित हो सकता है। अब देखिए 8 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में एक फैक्टर 2 आ रहा है। और अगर ये 8 से विभाजित होता या 12 से विभाजित होता तो इसको 2 से भी विभाजित होना चाहिए, पर लास्ट में 7 है तो 2 से तो विभाजित ही नहीं होगा, तो ये भी दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, ऑप्शन के हिसाब से देखूँ तो 127 और 138 वैल्यू सेम है, तो सिर्फ मैं साइन से देख लेता हूँ, यानी कि प्लस और माइनस से सिर्फ चेक कर लेता हूँ। तो अगर एक्स वाले को अगर देखूँ तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, और यहाँ पे भी अगर देखूँ तो प्लस में माइनस का गुणा करूँगा तो माइनस आएगा, यानी कि जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। तो ये वाले ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। अब जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे प्लस में दिया है, और यहाँ पे माइनस का इस माइनस में गुणा करूँगा तो ये भी प्लस में होगा, यानी कि कांस्टेंट वाली वैल्यू भी प्लस में आएगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 14,680 है। यह 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 70% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 20% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या है, तो 14,680 जनसंख्या है। पहले 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5/4 हो जाएगा। फिर 70% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 170/100 यानी कि 17/10 हो जाएगा। फिर 20% की कमी हो रही है, यानी कि 80/100 यानी कि 4 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करूँ मैं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं गुणा करूं तो ऑप्शन पे देखूं तो सारे ऑप्शन के जो लास्ट डिजिट है वो अलग अलग हैं, तो सिर्फ लास्ट डिजिट में निकाल देता हूं मैं। तो 8 में 7 का गुणा करूंगा तो लास्ट में 6 आना चाहिए, और लास्ट में 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशांत और निशा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। प्रशांत 117 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि निशा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि प्रशांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं तो निशा को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो चूंकि दूरी जो है वो फिक्स है, तो जब भी दूरी फिक्स होती है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी स्पीड का रेशियो आएगा, इसका अगर मैं अपोजिट कर दूँ तो टाइम का रेशियो निकल के आ जाता है। तो अगर स्पीड का रेशियो निकालूं तो प्रशांत का कितना है, तो 117 है, और निशा का कितना है, तो 48 है। तो रेशियो अगर मैं निकाल दूंगा तो ये किससे विभाजित हो जाएगा, तो 3 से कट जा रहा है, तो 3 से कट करूंगा मैं तो 3 3 9, 2 27, 9 बार चला जाएगा, और इसको 3 से कट करूंगा मैं तो ये आपका 1 और 6 16 3 48 हो जाएगा। अब ये विभाजित नहीं होगा, तो अगर स्पीड में रेशियो 39 रेशियो 16 आ गया है तो टाइम में कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दूंगा मैं, तो 16 रेशियो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो P को कितना समय लग रहा है, तो 16, N मतलब निशा को कितना समय लग रहा है, तो 39। तो आपसे क्वेश्चन में दिया भी है कि प्रशांत को 16 घंटे लगते हैं, इसका मतलब निशा को कितने घंटे लगते होंगे, 39 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 पर 4% मासिक ब्याज दर से 9 माह के लिए साधारण ब्याज रुपये में ज्ञात करिए। तो राशि आपकी कितनी है, तो 1200 की राशि है, 4% मासिक है, और आपको ब्याज भी मासिक पूछ रहा है क्योंकि 9 महीने का पूछ रहा है। तो 9 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं गुणा करूँगा तो 9 चौको 36, 36 में अगर मैं 12 का गुणा करता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी वैल्यू आएगी। सारे ऑप्शन को देखूँ तो सारी वैल्यू सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के छोटी वैल्यू है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 432 हो जाएगा। या आप लास्ट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। तो 4 दूना के 8, 8 में 9 का गुणा करूंगा तो 72, लास्ट में 2 आना चाहिए, और लास्ट में 2, 432 में दिया है। 72 को अगर मैं देखता तो 9 चौको 36, 36 दूना के 72, तो 72 तो यहीं पे हो जाता, और यहाँ पे 12 है, इसका मतलब 72 से वैल्यू अधिक आएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 432 हो जाएगा। जो भी ऑफिशियल आंसर की है उसमें आंसर जो है वो 36 दिया है, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 432 होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 का 65% 15 के 1/5 से कितना अधिक है। तो अगर मैं 65 का 65% निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 65/100 हो जाएगा, और 15 का 1/5 अगर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ये जितनी वैल्यू आएगी बस इसमें से 3 घटा दूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए 65 में 65 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है और अगर उसका गुणा करना होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो जाएगा, और जो भी दहाई के स्थान पे इससे 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए। तो 3 से 1 बढ़ा के गुणा करूँगा तो 4 3 12 हो जाएगा, तो ये 35 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा, 6 से 1 बढ़ा देंगे तो 7, 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 100 से भाग करूंगा तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। 3 घटा दूंगा मैं, तो अगर इसमें से 3 घटाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 39.25 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 4 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित जो ब्याज है वो 2352 है और ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो कह रहा है कि धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो रेट आपका 5% है, तो इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/20 हो जाएगी, क्योंकि 5/100 अगर मैं करूँगा तो 1/20 हो जाएगी। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है तो ये जो नीचे वैल्यू आई है बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो धनराशि है वो कितनी है, 400 है धनराशि। ठीक है, तो पहले साल का अगर मैं इसका 1/20 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दूसरे साल का भी 20 हो जाएगा। अब पहले साल जो 20 आया है वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करूंगा, इसका 1/20 लूँगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले साल का ब्याज हो जाएगा, और ये जो क्या हो जाएगा, ये दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष जो अर्जित ब्याज है वो 2352 है, यानी कि इस 21 की वैल्यू कितना दिया है, तो 2352 दिया है। आपसे वैल्यू पूछ क्या रहा है कि धनराशि यानी कि 400 का मान पूछ रहा है, तो बस मैं क्या करूँगा, 2352 और डिवाइडेड बाई 21 हो जाएगा, और इसमें 400 का क्या करूँगा, मैं गुणा कर दूंगा। अगर वैल्यू को ध्यान से देखूं तो 21 में ना तो 2 का फैक्टर दिख रहा है और ना तो 5 का फैक्टर दिख रहा है। इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी उसके लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, और अगर ऑप्शन में देखूं तो लास्ट में 2 जीरो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत तो है 285 है। तो मैं लिख देता हूँ। तो 12 पेन, तो पेन को PEN लिखता हूँ और पेंसिल को P लिख देता हूँ। और 7 पेंसिल, इसकी कीमत कितनी है? तो 285 है, लिख देता हूँ मैं। आगे कह रहा है कि यदि पेन की कीमत 6 प्रति पेन कम हो जाए, यानी अब पेन की कीमत कितनी हो जाए? तो पेन -6 हो जाए, और पेंसिल की कीमत 5 प्रति पेंसिल बढ़ जाए, यानी कि P+5 हो जाए, तो कह रहा है कि 11 पेन, यानी कि 11 का अगर मैं गुणा करूं और इसमें 3 का गुणा करूं, तो क्या कह रहा है कि इसकी कीमत कितनी हो जा रही है? तो 118 के बराबर हो जा रही है। आपसे पूछ कह रहा है कि 2 पेन और 2 पेंसिल की मूल कीमत, यानी कि 2 पेन और 2 पेंसिल की क्या पूछ रहा है? आपसे कीमत पूछ रहा है। तो देखिए दोनों में 2 दिख रहा है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सम संख्या होनी चाहिए। और अगर हम ध्यान से देखें तो 73 विषम है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो ये हो जाएगा 11 पेन हो जाएगा, इसका गुणा करूँगा तो 66 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3P हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा? तो 118 के। घटा दूंगा मैं इसको इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और ये 51 जब माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 51 हो जाएगा। जोड़ूंगा मैं तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी 169 क्या हो जाएगा? तो 11 पेन प्लस कितना हो जाएगा? तो 3 पेंसिल की कीमत हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके मैं पेन और पेंसिल की अलग अलग कीमत निकाल देता हूँ मैं। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ, तो घटा दूंगा मैं अगर इसको, तो यहाँ पे पेन हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 11 घटेगा तो 1 हो जाएगा। 7P में से 3P अगर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 4P हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसमें 12 का गुणा करूँ, फिर पेन से पेन को कैंसिल करूँ, फिर पेंसिल की कीमत निकालूँ, और फिर उसके बाद से किसी इक्वेशन में रख के फिर पेन की कीमत निकालूँ, उसके बाद से सॉल्व करूँ, तो हमारा आंसर आएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका है। पर क्या मैं इसको और आसान कर सकता हूँ? तो देख लेता हूँ मैं। तो देखिए, अगर 1 पेन और 4 पेंसिल की कीमत अगर 116 है, तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? तो 2 पेन हो जाएगा, और प्लस 4 दूना के 8 पेंसिल हो जाएगा। इसकी कीमत किसके बराबर हो जाएगी? तो ये 2 हो जाएगा, 16 दूना के 32, यानी कि 232 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 8 पेंसिल है, इसमें से 6 अगर इधर ला देता हूँ, तो 2 पेन और प्लस 2 पेंसिल, इसकी कीमत किसके बराबर हो जाएगी? तो 232 माइनस 6 पेंसिल की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यानी इसका मान मुझे निकालना है, यानी किसी तरह से अगर मैं पेंसिल की कीमत निकाल देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो निकालता हूँ मैं। तो देखिए, इस वाली क्वेश्चन में मुझे पेन की कीमत 12 दिखा है, तो इसमें 12 से मैं गुणा करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो 12 पेन हो जाएगा, ये 12 चौको 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो इंटू 12 हो जाएगा। 12 से गुणा करूंगा मैं, तो 12 छः 72, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 के में 12 और 7 19 को 9, 1 हो जाएगा, 12 और 1 13, यानी कि 1392 हो जाएगा। तो घटा दूंगा मैं, तो देखिए 12 पेन से ये 12 पेन कैंसिल हो जाएगा, 48 में से 7 घटाऊंगा तो 41 पेंसिल, और ये बराबर किसके हो जाएगा? तो 1392 में से 285 घटा दूंगा मैं, तो घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? तो लास्ट में 7 होगा, 0 1 1, यानी कि 1100 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर P का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा? तो भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? तो 41 दूना के 82, यानी कि 2 हो जाएगा, 18 इधर और 10 इधर, यानी कि 28, यानी 287 हो जाएगा। 287 यानी कि लास्ट में 7 आ रहा है, तो 1 में 7 का गुणा करूँगा तो ये 27 बार क्या हो जाएगा? चला जाएगा। यानी यहाँ से पेंसिल की कीमत कितनी निकल के आ गई? 27। बस इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो सिर्फ लास्ट वाले को देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें 8 है। तो देखिए, अगर 6 में गुणा करूँगा इसका, तो 7 6 के 42, यानी कि लास्ट में 2 आएगा, और इसके भी लास्ट में 2 है। घटाऊंगा तो लास्ट में 0 आना चाहिए, तो लास्ट में 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 658 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच में 18:12:2 के अनुपात में बांटा जाता है। बंटन में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर रुपए में ज्ञात करिए। तो इस अनुपात को अगर और सिंपल कर दूं, तो 2 से कट करूंगा तो ये 2 9 18 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, उनके बीच अनुपात हो जाएगा। तो अगर इन तीनों को जोड़ देता हूँ मैं तो 9 6 15 1 16, 16 की वैल्यू दिया कितना है, तो 658 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, यानी कि 9 में से 1 घटाऊंगा तो 8 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 16 की वैल्यू अगर इतनी है तो 8 की वैल्यू क्या करूँगा मैं, इसका आधा कर दूंगा। तो आधा करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 1 18, 9 बार चला जाएगा, यानी कि 339 क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 3500 में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% की छूट पर बेचता है, जिससे कोई लाभ या कोई हानि नहीं होती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एमपी और सीपी के बीच में रेशियो होता है कि जितने का आपको लाभ हुआ है उतना 100 में जोड़ देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि, तो 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100 ही होगा, और जितने परसेंट की छूट दी जाती है उतना 100 में से माइनस कर देते हैं। तो 20% की छूट दी जाती है तो 100 में से माइनस करूँगा तो ये 80 हो जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको और सिंपल करूँ तो 2 5 10 हो जाएगा, और 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 4 की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो 3500 दिया है। आपसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब 4 से अधिक की वैल्यू है, इसका मतलब आंसर 3500 से अधिक आना चाहिए। ये तो आपका 3500 से कम है, तो ये आंसर तो वैसे ही नहीं होगा। तो अगर 4 की वैल्यू 3500 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3500 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 की वैल्यू आपको बताना है तो 5 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, कि 35 इंटू 100 लिख सकता हूँ। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 4 से जब मैं 100 में भाग करूँगा तो ये 25 बार चला जाएगा, और इंटू 5 है, गुणा करेंगे तो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे है, गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 आना चाहिए, और लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें BC जो है वो AD के समांतर है। तो मैं बना ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC जो है वो AD के समांतर है, तो ये आपका AD हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो AC है वो CD के बराबर है, तो AC जो है यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर है। कोण ABC यानी इस कोण की माप कितना है, तो 19 अंश है, और BAC यानी कि BAC यानी इस कोण की माप कितनी है, तो 137 अंश है। आपसे पूछ क्या रहा है कि कोण ACD यानी इस कोण की माप आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चूंकि अगर इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो तीनों का योग अगर मैं करूं तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 180 में से मैं इन दोनों को जोड़ के घटा दूंगा, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 7 16 को 6 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। 180 में से 156 घटाऊंगा मैं तो 4 हो जाएगा आपका, तो ये 60 हो जाएगा, और 20 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 24 क्या हो जाएगा, इस कोण की माप हो जाएगी। और जैसे ही ये कोण 24 अंश निकल के आ गया तो ये भी कोण कितने अंश का हो जाएगा, 24 अंश का, क्योंकि BC जो है वो AD के समांतर है, और समांतर को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अगर इस त्रिभुज की बात करूं तो अगर ये कोण 24 अंश का हो गया तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर होगा, तो ये भी 24 अंश का हो जाएगा। तो अगर इस त्रिभुज की बात करूं तो ये दोनों अगर 24 हो गए तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो 180 और -24 दूना के 48 घटा दूंगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। घटाऊंगा तो 10 में से 8 जाएगा, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, और लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के आधार से B स्क्वायर मीटर और A स्क्वायर मीटर की दूरी पर और इसके साथ एक ही सरल रेखा पर क्रमशः 2 बिंदु X और Y मीनार की विपरीत दिशाओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी। तो मैं चित्र से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका मीनार है, ठीक है, और ये मान लीजिए X बिंदु है और ये Y बिंदु है। तो यहाँ से इस X की दूरी कितनी है, तो ये B स्क्वायर है, और यहाँ से इस Y की दूरी कितनी है, तो ये A स्क्वायर है। आपसे मीनार की ऊंचाई यानी कि अगर इसको मैं H मानता हूँ तो H का मान पूछ रहा है। अगर जो इसके जो उन्नयन कोण है यानी पूरक का मतलब क्या है कि इन दोनों का अगर योग करूं तो 90 अंश के बराबर हो। तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब बस सॉल्व कर देता हूं मैं। तो अगर इस त्रिभुज की बात करूं तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो लंब बटा आधार यानी कि H अपान कितना हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इस त्रिभुज की बात करूँ तो tan कितना हो जाएगा,
तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच बटा ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है कि टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये एच अपान ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों का अगर गुणा कर दें तो ये एक के बराबर हो जाता है, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ से एक बराबर कितना हो जाएगा, तो एच स्क्वायर अपान ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इसका एक में गुणा हो जाएगा तो ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका रूट लेंगे तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, उसकी ऊंचाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत जो है वो 80 है और तीसरी संख्या 109 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालूं तो सारे ऑप्शन के जो लास्ट डिजिट है वो अलग अलग हैं। तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, लास्ट डिजिट से खेलूंगा इस क्वेश्चन को। तो 5 संख्याओं का योग कितना है, तो 655 है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। 2 संख्याओं का औसत अगर 80 है तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो 160। और तीसरी संख्या कितनी है, तो 109 है, तो इसको मैं जोड़ लेता हूँ मैं। तो जोड़ूंगा तो लास्ट में कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो अगर टोटल संख्या में से इस जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त हो रही है उसको अगर मैं घटा देता हूँ तो ये दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो घटाऊंगा मैं तो 15 में से 9 हो जाएगा तो 6 आएगा, यानी कि जो भी घटाने के बाद से आएगा उसके लास्ट में 6 आएगा। अब ये 2 संख्याओं का योग है तो औसत अगर पूछेगा तो इसमें 2 से मैं क्या करूँगा, भाग दूंगा। तो 2 से भाग करूँगा तो 6 में अगर 2 से भाग करूँगा तो लास्ट में 3 आना चाहिए, और लास्ट में 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, तो ये आपका 6 हो जाएगा और ये 1 1 2 हो जाएगा। 269 अगर इसमें से मैं घटा देता हूँ मैं, तो ये आपका 6 आ ही गया है। यहाँ पे बचेगा 4, 14 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 2 से भाग करूँगा मैं तो 2 1 में 2 हो जाएगा, 1 18 9 हो जाएगा, और 6 में अगर 2 से भाग करूँगा तो 3, यानी कि 193। इस हिसाब से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ इस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। तो ए कितने दिन में कर दे रहा है, तो 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर दे रहा है, तो 18 दिन में। इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 18 दूना के 36 हो जाएगा। तो इन दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 3 और 2 5 हो जाएगी। इस 5 एफिशिएंसी से वे 4 दिन तक कार्य करते हैं, तो 5 चौको 20 यूनिट कार्य क्या कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही 20 यूनिट कार्य कर देंगे तो टोटल कार्य 36 से 20 कर दिया है, तो बचा कितना होगा, तो 16 कार्य बचा होगा, ठीक है। कितने का हिस्सा है ये, तो 36 का हिस्सा है। तो कितना भाग बचा होगा, तो अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो 4 से कट करूं तो 4 चौको 16 और 4 9 36, यानी कि 4/9 हिस्सा क्या हो जाएगा, बचा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 8:25 पे सुबह के निकलती है और उसी दिन 3:25 यानी कि शाम को स्टेशन एन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी बी एन से 10:25 पर निकलती है और उसी दिन 3:25 पर स्टेशन एम पे पहुंचती है। तो कह रहा है कि ए और बी के मिलने का समय कितना होगा, यानी कि ए और बी किस समय मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले शिफ्ट में करा चुका था। मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये स्टेशन एम है और ये एन है, ठीक है। तो ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है। मैं टोटल दूरी अगर मैं डी मान लेता हूँ तो ए के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो 8 से 3 तक अगर मैं जाऊं तो 8 4 12, यानी कि 4 3 7 घंटा इसके द्वारा लिया जाएगा। और रेलगाड़ी बी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो 10 2 12 3, यानी कि 5 घंटा लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए की स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, तो दूरी डी है, 7 घंटे में तय करता है, तो ये इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। और बी की स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, तो D/5 क्या हो जाएगी, बी की स्पीड निकल के आ जाएगी। तो चूंकि ए जो है वो 8:25 पे ही चलना शुरू कर देता है और जो बी है वो 10:25 पे चलता है, इसका मतलब ए जो है वो इससे 2 घंटा पहले चलता है। तो इस स्पीड से 2 घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 2D और बटा 7 दूरी क्या हो जाएगा, ये तय कर लेगा। तो बची दूरी कितनी हो जाएगी, तो टोटल दूरी D है, इसमें से अगर 2D/7 को अगर घटा दूँ तो बची दूरी निकल के आ जाएगी। तो बची दूरी कितनी हो जाएगी, तो 5D/7 ये दूरी बच जाएगी।
अब ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो जोड़ लेता हूँ मैं, तो d/7 और प्लस d/5 इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो दोनों में से d कॉमन ले लूँगा, तो 7 और 5 12 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो 7×5 35 हो जाएगा। ये इन दोनों की नेट स्पीड निकल के आ जाएगी। और इस स्पीड से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो d/12 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। इस 35 का ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, तो 5d/35 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 7d/12 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से भाग करूंगा तो ये 5 बार चला जाएगा, डी से डी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 5×5 25 बटा कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो अगर इसको घंटे में बदलूंगा तो 12×2 = 24 यानी कि 2 घंटा, और 1/12 मतलब कितना हो जाएगा, तो 5 मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटा 5 मिनट बाद क्या हो जाएंगी, वो मिलेंगी। तो बाद में कौन चल रहा है, तो बाद में बी चल रहा है, तो बी के 2 घंटा 5 मिनट बाद वो मिलेंगी, यानी कि 10 में 2 जोड़ूंगा तो 12, और 25 में 5 जोड़ूंगा तो 30, यानी कि 12:30 पे वो एक दूसरे से मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम 3 महीने के लिए एन के निवेश से 46,000 अधिक निवेश करता है। तो अगर एन का निवेश अगर मैं एक्स मानता हूँ तो एम का निवेश कितना हो जाएगा, तो इससे 46,000 अधिक, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका एम का निवेश हो जाएगा। और एन का निवेश कितना हो जाएगा, तो ये एक्स माना है, तो एन 4 महीने के लिए निवेश करता है, और ये कितने महीने के लिए निवेश करता है, तो 3 महीने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि कुल जो लाभ है वो 1,359 है, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाएगा, कुल लाभ के बराबर हो जाएगा। और कह रहा है कि एन के हिस्से से जो एम का हिस्सा है 453 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, तो 453 के बराबर है। तो कह रहा है कि एम द्वारा निवेशित पूंजी, यानी कि आपसे इसका मान पूछ रहा है, एक्स प्लस 46,000 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको जोड़ देता हूँ अगर दोनों को, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 3 × 46,000 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो, और डिवाइडेड बाई इन दोनों को अगर मैं घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 3x में से 4x घटे जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 × 46,000 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1,359 और डिवाइडेड बाई 453 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो ये इसका कितने गुना लग रहा है, तो 3 गुना लग रहा है, तो ये 3 हो जाएगा। इस 3 का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो जब इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 3 में x से गुणा करूँगा तो -3x, जब उधर जाएगा तो 10x हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 3 में 3 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 9 × 46,000 हो जाएगा, और जब ये इधर आएगा तो माइनस का 3 × 46,000 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो दोनों में 3 × 46,000 कॉमन है, तो ले लूँगा 3 × 46,000, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा, इधर 1 बचेगा, 3 में से 1 घटाऊंगा तो ये 2 हो जाएगा। अब इसमें भाग किससे कर दूंगा, तो 10 से भाग कर दूंगा, तो 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना के 6, और 4600 में 6 से गुणा करूँगा तो 0 0 हो जाएगा, 6 से आगे 36 हो जाएगा, और 6 चौको 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। तो आपसे x प्लस 46,000 पूछ रहा है, तो बस इसमें क्या करूँगा, मैं 46,000 जोड़ दूंगा, तो 46,000 जोड़ूंगा तो लास्ट में 600 आना चाहिए, और लास्ट में 600 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जोड़ भी सकते हैं, 0 0 6 हो जाएगा, 7 6 13 को 3 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, 73,600 एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार जो कि 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 है। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो 4 बार चला जाएगा, 12 में 4 का गुणा करूंगा तो 48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या जो कि 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच में संभावित सही संबंध को व्यक्त करता है। तो 11 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अगर अंतर या तो 0 हो या तो 11 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो m + 3 और +9 हो जाएगा,
और इसको जोड़ूंगा मैं तो 8 प्लस m प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर अंतर निकाल देता हूँ तो ये n प्लस 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो m प्लस 10 हो जाएगा। तो अंतर निकाल दूंगा तो n प्लस 2 ये बराबर किसके हो जाएगा तो m के बराबर हो जाएगा। इस n को उधर में पक्षांतर करूंगा तो m माइनस n किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो देख लेता हूँ ये संबंध किस में दिख रहा है, तो ये संबंध पहले वाले ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जया एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। तो लिख देता हूँ मैं, जया कितने दिन में पूरा कर सकती है तो 30 दिन में। जया और सुषमा मिलकर उसी काम को, तो जया प्लस सुषमा उसी काम को 21 दिन में कर सकती हैं। और आगे कह रहा है कि जया, सुषमा और हीना ये तीनों मिलकर उसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि जया और हीना मिलकर, यानी कि जया और हीना मिलके इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इनकी पहले अलग अलग इफिशियंसी निकाल देता हूँ मैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 7 × 14 यानी कि 2 हो जाएगा, 14 इसमें आ गया, तो 7 इधर आ गया, 3 यहाँ पे बचा है तो 3 हो जाएगा, 3 इधर आ चुका है, इधर 5 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 30 से भाग करूँगा मैं तो 3 दूना के 6 बचे 30 यानी कि 7 बार चला जाएगा। 21 से भाग करूँगा मैं तो 7 × 21 यानी कि 5 दूना के 10 बार चला जाएगा। और 14 से भाग करूँगा मैं तो 7 दूना के 14 यानी कि 5 × 15 बार चला जाएगा। तो यहाँ से जया की इफिशियंसी क्या निकल के आ गई 7, सुषमा की कितनी निकल के आ जाएगी तो 10 में से 7 घटा दूंगा तो 3, और हीना की इफिशियंसी कितनी निकल के आ गई तो 7 और 3 10 पहले से है, 15 में से अगर 10 घटा दूंगा तो 5 निकल के आ जाएगी हीना की इफिशियंसी। तो जया और हीना को एक साथ कराना है, तो जया की इफिशियंसी है 7, हीना की 5 है, तो दोनों की एक साथ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 12। और इस 12 इफिशियंसी से टोटल वर्क करने में कितना समय लग गया तो 3 से कट करूँगा मैं तो 4 बार चला जाएगा, 2 से कट करूँगा मैं तो 2 बार, 7 में 5 का गुणा करूँगा तो 35/2 क्या हो जाएगा लगने वाले दिनों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नितिन ने कुछ पेंसिल 180 प्रति दर्जन की दर से खरीदी। तो प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी तो प्रति पेंसिल कीमत कितनी हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा सीधे 180 में 12 से भाग कर दूंगा। तो 12 का में 12, 6 60, 12 25 60 यानी कि 15 रुपया प्रति पेंसिल के हिसाब से उसने खरीदा और 17 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया। तो कह रहा है कि उसको कितने का लाभ हुआ, तो 17 के हिसाब से अगर बेचेगा तो दिख रहा है कि 2 रुपये का लाभ होगा उसको, कितने पे तो 15 पे, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। तो ये कितना हो जाएगा 200/15 हो जाएगा, भाग करूंगा मैं तो 15 का में 15, 5 50, 15 × 45, एक के बाद से 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या, ये आपको दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ठीक है, तो लास्ट में इसके 9 है, इसका मतलब न तो 10 से विभाजित होगी न तो 12 से, अभी मैं बताया हूँ क्योंकि इन दोनों में 2 दिख रहा है मुझे, तो लास्ट में 9 है तो 2 तो 9 को विभाजित नहीं करेगा। अब या तो ये 19 से विभाजित हो सकती है या तो 9 से, तो मैं 9 से चेक कर लेता हूँ। तो सभी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो ये आपका 9 यहीं पे कट जाएगा, 6 और 3 9 यहाँ पे कट जाएगा, 4 4 8 4 3 12, 12 और 4 और 2 6 यानी कि 18 यहाँ पे कट जाएगा, 8 आपका 9 से नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही वैल्यू बची 19, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये संख्या 19 से विभाज्य हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49, 97 और 189 को इस प्रकार विभाजित कर सके कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान हो। तो या तो आप इसको बेसिक से कर लीजिए या तो ऑप्शन से कर लीजिए। तो चूंकि वैल्यू इतनी छोटी है कि ऑप्शन से करना आसान हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं अगर 3 से चेक कर लेता हूँ मैं, तो 3 से ये 189 विभाजित होगा, और अगर 189 विभाजित होगा तो यहाँ तो शेषफल 0 आ जाएगा, बाकी दोनों विभाजित नहीं होंगे तो शेषफल तो समान नहीं आएगा, तो इसका मतलब 3 आंसर तो नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा क्योंकि 49 7 को विभाजित कर दे रहा है, बाकी के जो ऑप्शन है वो 7 से विभाजित यानी कि 97 7 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी शेषफल समान नहीं आएगा। 5 से अगर चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 7 शेषफल आएगा, तो ये भी बराबर नहीं दे रहा है, तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 पुस्तकों का जो एसपी है ये बराबर है 5 पुस्तकों के सीपी के। तो आपसे पूछ रहा है कि हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए।
तो यहाँ से SP और CP का अगर मैं रेशियो निकाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/5 4 हो जाएगा। यानी कि वस्तु अगर 4 में खरीद के ला रहा है और 1 में बेच रहा है, इसका मतलब 3 का नुकसान हो रहा है कितने पे, 4 पे। तो परसेंटेज में अगर बदलूंगा तो ये 75% की वैल्यू होती है। इसका मतलब 75% का उसको हानि हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में बताया हूँ कि सभी वैल्यू मुझे दिख रही है कि 5 4 9 3 0 9 3 6 सभी 3 से विभाजित है। इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो ये आपका 3 से नहीं कटेगा, ये हो सकता है, ठीक है। 3 1 4 ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो ये आपका -3 हो जाएगा। -3 का 9 में गुणा करूँगा तो -27 हो जाएगा। 30 में जोड़ूंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। और 954 को 3 से भाग कर दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 × 9 हो जाएगा और 3 × 3 हो जाएगा। 2 24 8 बार चला जाएगा तो 318 क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 24 वर्ष अधिक थी। तो 3 वर्ष पहले, यानी कि अगर पिता की वर्तमान आयु को अगर मैं x मानता हूँ और पुत्र की वर्तमान आयु को अगर मैं y मानता हूँ तो 3 वर्ष पहले x - 3 हो जाएगा और 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y - 3 हो जाएगी। तो अपने पुत्र की आयु के दोगुने, यानी कि अगर इसका मैं दोगुना कर दूं और इसमें अगर 24 जोड़ दूं तो इसकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा। 3 दूना के 6 हो जाएगा। ये जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा और 24 में से अगर 3 घट जाएगा तो ये 21 के बराबर हो जाएगा, प्लस का 21, ठीक है। तो दोगुने की बात कर रहा है कि कितने वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए दोगुना हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं दोनों साइड अगर 21 जोड़ लेता हूँ तो अगर x + 21 अगर मैं देखता हूँ तो इधर कितना आ जाएगा, तो दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लूँगा तो y + 21 हो जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू इसी के बराबर है। तो आपको दिख रहा है कि 21 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर करूँगा तो 100 हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर और इसका रूट लूँगा तो ये 2 हो जाएगा और -4 × 5 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो 5 चौको 20, 20 में 3 जोड़ूंगा तो ये -23 हो जाएगा। 2 घटा दूंगा तो -21 हो जाएगा और 100 में से अगर 21 घटाऊंगा तो लास्ट में 9 आएगा और 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 79 क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दी गई हैं और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए ये जो भुजाएं हैं ये मुझे पता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो भुजाएं हैं वो आपकी क्या है, तो ट्रिपलेट हैं। क्योंकि हमें पता है कि 40 41 और यहाँ पे क्या था 9 40 और 41 का एक ट्रिपलेट होता है। इसी का दोगुना करूँगा मैं तो ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 दूना के 80 हो जाएगा और 41 दूना के 82 हो जाएगा। और यही वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो ये तीनों क्या है, ट्रिपलेट हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। इन दोनों में से एक तो लंब और आधार हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार यानी कि 18 हो जाएगा और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 9 बार चला जाएगा। 9 में 8 का गुणा करूंगा तो 720 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए ये तरीका आपको नहीं आता है तो तीनों भुजाएं अगर दी हैं तो आप हीरोन सूत्र भी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो हीरोन सूत्र होता क्या है, तो रूट में s ब्रैकेट में s - a इंटू s - b होता है और इंटू क्या हो जाता है, तो s - c हो जाता है। और ये s क्या है, तो इसका अर्ध परिमाप है, यानी कि a + b + c। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं तो उसका आधा कर दूंगा मैं जोड़ के, तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो अगर इन तीनों को मैं जोड़ता हूँ तो 8 और 2 10 को 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 और 8 18 यानी कि 180 हो जाएगा। और जब 2 से भाग करूंगा तो 90 हो जाएगा। तो रूट में कितना हो जाएगा, 90 इंटू 90 में से अगर 80 घटाऊंगा तो 10 हो जाएगा। 90 में से 82 अगर मैं घटाऊंगा तो 8 हो जाएगा और 90 में से 18 घटाऊंगा तो 18 चौक 72 यानी कि 72 हो जाएगा। बस इसका रूट अगर मैं ले लेता हूँ मैं, तो ये 9 8 72, 72 इधर भी दिख रहा है तो 72 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और 100 का रूट लूँगा तो 10 हो जाएगा।
72 में 10 का गुणा करूँगा तो इस तरीके से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 और 150 का मध्यानुपाती कितना होगा। तो मध्यानुपाती क्या होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके और रूट निकाल दीजिए। तो प्रोडक्ट अगर इनका करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 दूना के 30 और 6 36 हो जाएगा। 3600 का रूट लूँगा तो 60 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 10% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो 5000 ये है वस्तु की कीमत, 10% की छूट देगा तो 9/10 हो जाएगा, 5% की छूट देगा तो 95 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा। गुणा करूँगा मैं तो लास्ट में मुझे दिख रहा है कि 5 9 45, 45 में 5 का गुणा करूँगा तो लास्ट में 5 आएगा, और इत्तेफाक से लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 8 अगस्त को 3rd शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने एक एक करके इस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।